नमस्कार। आज हम कल वाले ही टॉपिक पर आगे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की थी। उसमें से कुछ कार्यक्रम को हमने देखा था, जैसे कि खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, फिर अपन ने देखा था फल उत्पाद आदेश अधिनियम, एक मार्ग प्रमाणीकरण, फिर कृषि उत्पादों में ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम। इन पे हमने डिटेल चर्चा की थी, जो कि भारत सरकार ने लागू किए और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम वो चलाते हैं, इस पर डिस्कशन किया था। आज हम कुछ आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट था भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम। ये अधिनियम 28 मार्च 1939 में लागू किया गया था और संपूर्ण भारतवर्ष में एक से भार एवं माप प्रणाली का उपयोग करने के लिए और उनके नियमन हेतु ये अधिनियम बनाया गया था और एक स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत प्रमाणीकृत वजन तैयार करे गए। प्रमाणीकृत जो वजन तैयार किए गए उनको द्वितीय युद्ध चालू हो गया था, इस कारण लागू नहीं किया जा सका। फिर इसे 1 जुलाई 1942 में इसे प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया। फिर 1956 में माल माप एंड तोल मानक अधिनियम भारत सरकार ने पारित किया। इसके अंतर्गत मैट्रिक प्रणालियों को अपनाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था और मापने के लिए जैसे लीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर का उपयोग किया। इसी तरह तोलने के लिए उन्होंने किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल आदि का उपयोग किया और इस अधिनियम को 1960 में संपूर्ण देश में एक साथ लागू किया। फिर सार्वजनिक आपूर्ति जो विभाग है उसमें नापतोल निर्देशालय है, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण विशेषकर नापतोल के मानकीकरण और उनके प्रति उपभोक्ता को जागरूक करने का कार्य भी किया। फिर वापस से 1976 में मापतोल अधिनियम पारित किया गया। उसमें क्या किया गया, जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ थे उनकी पैकिंग और उस पे जो चीज़ें लिखी गई या उनको जो निर्मित करता था उन निर्माताओं की ओर से एक घोषणा पत्र जारी करवाया और इस घोषणा पत्र में वस्तु का वजन, निर्माण की तिथि कि कब लागू निर्माण हुआ इसका, उसका वर्ष, महीना, उत्पादक कौन था, निर्माता कौन था, उनका नाम, पता, वस्तु का मूल्य सभी अंकित करना आवश्यक किया, जिससे कि उपभोक्ता जो है डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में के खरीदारी में भी धोखा नहीं खा सके। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, जो कि विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके नापतोल विभाग के जो अधिकारी हैं उनको परीक्षण देने का कार्य करता है, उस केंद्र की स्थापना रांची, झारखंड में स्थापित किया। और इस तरीके से भार और माप के स्तरीकरण का अधिनियम लागू किया गया और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम भी भारत सरकार ने चालू किए। दूसरा, इसके आगे जो नेक्स्ट कार्यक्रम था वह था श्रेणीकरण और बाजार अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, उपभोग की वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करके और श्रेणीकृत किया और उन्हें ग्रेड दिए और ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 नाम दिए गए। और यह अधिनियम कब लागू हुआ, 1937 में लागू किया। इसमें जितने भी पेरिशेबल भोज्य पदार्थ हैं उन पे और तिलहन, कपास, तंबाकू आदि पर ये अधिनियम लागू किया। और इसके लिए जो ऐच्छिक संस्थाएं हैं वह इनको श्रेणीकरण का कार्य करती है और वस्तुओं के गुणों की जांच भी समय समय पर करती है और उनका निरीक्षण भी किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट कार्यक्रम, डिब्बा बंद वस्तु नियम। ये जो था
वो 1970 में लागू किया गया था और डिब्बे के भीतर जो पैक वस्तु होती है उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। एक्चुअली में क्या होता है, डिब्बे के अंदर जो पैक वस्तु होती है वो हम सामान्यतः जब खरीदते हैं तब खोलकर नहीं देखते हैं। इस कारण उसमें घटिया किस्म की वस्तु भी हो सकती है और उसके ज़्यादा दाम भी उपभोक्ता से ले सकते हैं। और कई बार वो डिब्बे जो होते हैं लिखा मतलब कहते हैं इतने वज़न के पर उतने वज़न के नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिब्बाबंद वस्तु नियम बनाया गया जो कि जिससे कि उपभोक्ता जो है उत्पादककर्ता से या निर्माताकर्ता से ठगाया नहीं जाए। और इस नियम के अंतर्गत डिब्बे बंद जो वस्तुएं होती है उनमें निम्न चीज़ों का अंकन हेतु निर्माताओं को बाध्य किया गया, जैसे कि वस्तु का नाम लिखें, मूल्य क्या है, वस्तु का माप क्या है, वज़न क्या है, वस्तु के निर्माण की तिथि में वर्ष महीना का अंकन किया जाता है, निर्माता कौन है, उसका पूरा नाम पता, एक्सपायरी डेट क्या है, इसका वर्णन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ अनुपस्थित होती है तो निर्माता जो है या विक्रेता जो है उपभोक्ता को अर्थदंड एवं कारावास की सज़ा भी दे सकता है। मतलब उपभोक्ता को नहीं, उत्पादककर्ता को अर्थदंड और कारावास की सज़ा भी दी जा सकती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मूल्य सूची लगाना भी आवश्यक होता है। साथ में इस पर ये भी अंकित होता है कि इसमें कितना लोकल टैक्स लगा है, ये भी ज़रूरी होता है। और मापतोल विभाग द्वारा इसे समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है। अगर दोषी पाए जाए तो निर्माता और विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। नेक्स्ट जो कार्यक्रम और अधिनियम बनाया गया वह था विद्युतीय उपकरण अधिनियम बनाया गया। ये घरेलू जो उपकरण हैं उनको सुरक्षित हो और उपयोग करते समय उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक हानि न हो या इलेक्ट्रॉनिक झटके न लगे, इसलिए यह अधिनियम 1976 में सरकार ने पारित किया। फिर 2 वर्ष पश्चात 1978 में इसे पुनः पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसे घरेलू विद्युतीय उपकरणों का निर्माण या विक्रय या वितरण नहीं कर सकता जो कि एक विशिष्ट स्तर जो कि इसका अधिनियम के अंतर्गत लागू थे उसके अंतर्गत नहीं आते हो, जैसे कि बाजार से वो केवल ISI मार्क वाला या DIQCM के चिन्ह लगे उपकरण ही वह बेच सकता है। अगर ये उपकरण पे ये चिन्ह नहीं लगे हैं तो उसे बेचने का अधिकार नहीं होता। और DIQCM जो चिन्ह है वह उद्योग निर्देशालय दिल्ली द्वारा लगाया गया था। और यदि इस चिन्ह लगे हुए विद्युत उपकरण की गुणवत्ता निम्न श्रेणी की है तो वो उसे शिकायत भी कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन निर्माताओं को जो कि सहकारिता के आधार पर विद्युत उपकरणों से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करता है तो सरकार उन्हें प्रयोगशाला में क्या करती है 57% की ग्रांट भी देती है। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाया गया वो था मास निरीक्षण केंद्र, जिसमें मास का निरीक्षण का अधिनियम बनाया गया, जिसमें मास के गैर कानूनी परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया। और साथ ही में इस अधिनियम के अनुसार मास को तैयार कैसे करना है, प्रोसेस करना है, संरक्षण करते समय पूरी साफ सफाई और स्वच्छता बरती जाने के लिए बाध्य किया गया। मास में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया गया। मांस कहीं रोगी जानवर का तो नहीं है। रोग उत्पन्न करने वाले मांस को पहचानना, उन्हें नष्ट करना, मांस का निरीक्षण करके उसके बाद उस पर निरीक्षण का चिन्ह लगाना, भ्रमपूर्ण, झूठे, अधूरे और अपूर्ण लेबलों का प्रयोग रोकना, इस चीज़ का सारा जो व्यवस्था है वह इस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। और मांस के निरीक्षण का काम जीवित पशु जो होता है तब से प्रारंभ
है और जब संपूर्ण प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक ये कार्यक्रम लागू किया जाता है। मास्क तैयार करने की प्रत्येक प्रक्रिया में बारीकी से निरीक्षण किया जाता है और यह देखा जाता है कि इसके निर्माण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है और इससे किसी प्रकार से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि तो नहीं पहुंचती है। और यदि उपभोक्ता तैयार मास्क खरीदना चाहता है तो उसे लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़कर निरीक्षण का चिन्ह देखकर फिर खरीदना चाहिए। अब इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक और अधिनियम बनाया, वह था एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम। यह नियम भी बाजार में विक्रेता, उत्पादक और निर्माता जो होते हैं उनके एकाधिकार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 1967 में बनाया गया था और लागू किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो निर्माता विक्रेता होता है वह जनता किसी भी वस्तु पर एकाधिकार रखता है और जनता से मनमाने पैसों को वसूलता है और उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को में क्या किया गया था कि वो इससे उपभोक्ता से मनमाने पैसे नहीं ऐंठे और साथ ही स्वस्थ प्रतियोगिता वाला बाजार स्थापित हो जिसमें एक ही वस्तुओं के कई निर्माता हो, विक्रेता हो, उत्पादक हो तथा घरेलू तथा उपभोक्ता जो है उसको वस्तु के चयन में भी आसानी हो सके। तो इस तरह का एकाधिकार नियंत्रण व्यापार नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। फिर नेक्स्ट जो अधिनियम बनाया था वो था प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये भी 1979 में बनाया गया था। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया था ताकि विक्रेता और निर्माता किसी भी प्रकार का अगर सामान की कमी है तो या कमी नहीं है फिर भी कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके अधिक दाम वसूले नहीं और बाजार में उपभोक्ता को बेवकूफ़ नहीं बनाए कि भाई मार्केट में शॉर्टेज है, आपको लेना है तो इस दाम में लो। इसके तहत उन्होंने 5 अक्टूबर 1979 में प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस लागू किया था। फिर फरवरी 1980 में संसद द्वारा इसे क्या कर दिया, अधिनियम का नाम दे दिया। फिर सन 1982 में इस अधिनियम को संशोधित करके जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्तों को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाने का भी अधिकार दे दिया। फिर क्या किया, इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होता रहा और इसके अंतर्गत उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए और साथ ही में इसके अंतर्गत क्या किया कि जो उपभोक्ता है वस्तु की गुणवत्ता में अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो वो शिकायत सार्वजनिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण खंड के अंदर जाकर भी कर सकता है। और इस खंड को अधिक प्रभावशाली और सशक्त बनाने के लिए भी सरकार ने कई कार्यक्रम चालू किए और उसमें प्रयत्नशील भी रही। उसमें जो कार्यक्रम इस खंड के द्वारा चालू किए गए थे वो उसमें क्या क्या था कि उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए ऐच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा सक्रिय होने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन देने का काम किया। फिर भ्रष्ट व्यापारों के विरुद्ध प्रस्ताव तैयार करने का कार्यक्रम किया। फिर नापतोल के जो कानून हैं और डिब्बाबंद और पैक किए हुए वस्तुओं के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम भी चालू किया। फिर उपभोक्ता हितों को जानने के लिए सर्वेक्षण करना और उसी के अनुरूप उत्पादकों निर्माताओं के द्वारा माल तैयार करने हेतु परामर्श देने का काम भी किया गया। उपभोक्ता संगठनों को मार्गदर्शन देने का कार्य उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रेरित करने का कार्यक्रम भी
किया गया। इस तरह जो उपरोक्त कार्यक्रम थे वो भारत सरकार द्वारा चालू किए गए और समय समय पर लागू किए गए और समय समय पर अधिनियम बनाए गए, और कुछ और भी अधिनियम है जिन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू बेटा।